हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये 16th लेक्चर है जो कि मुस्लिम लीग एवं मॉर्लिमेंटो सुधार से संबंधित है। आज मुस्लिम लीग के बारे में देखेंगे और मॉर्लिमेंटो सुधार में क्या महत्वपूर्ण हुए और क्या हमें उसमें जानना आवश्यक है, इसको देखेंगे। चूँकि हम महेश वड़वा सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं तो NCERT अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और NCERT के प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम टॉपिक को कवर करेंगे और जहां आवश्यक होगा हम वहां पे कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को कवर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, जो कि बांग्लादेश में है, वर्ष 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। किसके द्वारा? मुख्यतः नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में, बंगाल विभाजन के बाद। जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय भारत के लॉर्ड कर्जन थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई इस समय मिंटो आ गए थे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय भी कहते हैं। आगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? किसकी बात हो रही है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि वर्ष 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। किसके द्वारा? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह एवं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ढाका में वर्ष 1906 ईस्वी में की गई थी। उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। आगे है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे, तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे है, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1906 ईस्वी में हुआ ढाका में, और 7 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ कराची में, जिसे कराची अधिवेशन भी कहते हैं। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन। आगे है, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की? तो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग अमृतसर के अधिवेशन जो कि 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था, इसमें इन्होंने वायसराय से पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पृथक निर्वाचक मंडल अभी हम आगे देखेंगे। ये एक मील में एक जैसे बैरियर होता है ना, उस तरह था कि एक आगे इसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए जो कि नकारात्मक रूप में ही सामने आए पृथक निर्वाचक मंडल का। तो ये इनकी खुद की मांग थी और पृथक निर्वाचक मंडल को 1909 के एक्ट में स्वीकार कर लिया गया और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक का अधिकार दे दिया गया। तो मुस्लिम लीग ने अमृतसर के अधिवेशन जो कि तीसरा अधिवेशन था 1908 ईस्वी में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। आगे है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं जो शुरुआती थे? प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन और तृतीय अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन वर्ष 1906 में ढाका में हुआ था, स्थापना इसी वर्ष हुई थी। द्वितीय अधिवेशन 1907 ईस्वी में कराची में हुआ था, जिसे हम मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन भी कहते हैं। और तृतीय अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल को मांगा गया था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए, यह गवर्नमेंट से। आगे है, वर्ष 1908 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? मुस्लिम लीग की एक लीग की जो शाखा थी वह 1908 ईस्वी में अमीर अली के नेतृत्व में लंदन में स्थापित हुई। तो वर्ष 1906 में भारत में स्थापित हुई जो कि ढाका में, और 1908 में अमीर अली के नेतृत्व में लंदन में एक शाखा स्थापित हुई मुस्लिम लीग की। आगे है, भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है।
ये मॉर्ले कौन थे? उस समय 1909 में भारत सचिव थे, भारत सचिव थे। जो भारत सचिव का पद कब गठित किया गया था? सबसे पहले वर्ष 1858 के एक्ट के द्वारा 1857 की क्रांति के बाद यही भारत सचिव थे, और मिंटो उस समय वायसराय थे, वायसराय थे। तो याद रखिएगा 1909 के अधिनियम में मॉर्ले भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे, इसीलिए 1909 के अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, जिसमें पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिमों को प्रदान किया गया। आगे है, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए, ये शब्द याद रखिएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो वह भारत शासन अधिनियम 1909 में यह प्रावधान किया गया कि मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचक प्रणाली दी गई, अर्थात मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था का आरंभ किया गया। अब मुसलमान वोट देंगे तो एक पृथक निर्वाचक मंडल के तहत देंगे, जैसे मुस्लिम मुस्लिमों को ही वोट देंगे। अब वो किसको देंगे वो अलग बात है, लेकिन मुसलमानों का वोट मुसलमानों को ही जाएगा, उनके प्रतिनिधि मुस्लिम ही खड़े होंगे और वो वोट भी उन्हीं को करेंगे, इसे ही पृथक निर्वाचक मंडल कहते हैं। आगे है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, के प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। संप्रदाय अर्थात संप्रदाय में बांट दिया गया, मुस्लिम, हिंदू, सिख, उसी में से मुसलमानों को पृथक निर्वाचक व्यवस्था दिया गया। तो कभी भी प्रश्न आए कि पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात किसमें की गई है? 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट अर्थात भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। आगे एक नोट है कि 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया, जो मुस्लिम लीग ने 1908 के अमृतसर अधिवेशन में प्रस्ताव रखा था, उसको 1909 में स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा प्रारंभ माना जाता है कि द्विराष्ट्र के बीज, जैसे होता है ना कि कोई पेड़ आगे कैसा बनेगा, वो उसके लिए एक बीज पड़ गया था, वो पेड़ तो नहीं था तुरंत, लेकिन एक बीज था जो आगे द्विराष्ट्र के लिए एक कारण बन गया कि एक पृथक राष्ट्र ही बनाना पड़ गया, वो इसकी अवधारणा प्रारंभ होती है। जैसे हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जब हुआ 1757 ईस्वी में, तो अंग्रेजों का सत्ता का प्रारंभ माना जाता है, और बक्सर में वो पूरी तरह से पैठ बना लिए, तो शुरुआत प्लासी से ही हो गई। उसी तरीके से भले 1940 में पहली बार पृथक 5 राज्यों को मिलाकर पाकिस्तान की मांग की गई, और 1947 में एक अलग राष्ट्र ही बना दिया गया, लेकिन इसका जो बीज पड़ा वो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार में ही पड़ा। आगे है, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसका है? यह कथन उस समय के वायसराय मिंटो का है। तो मिंटो ने कहा था, जो कि उस समय भारत के वायसराय थे, उन्होंने कहा याद रखना कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत ही कड़वी होगी। आगे है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो सबसे पहले गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी होगी उसमें भारतीय सदस्य को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में शामिल करने का प्रावधान किया गया कि एक भारतीय सदस्य भी उस कार्यकारिणी में भाग लेंगे। अब कार्य करने में भी भारतीय भाग लेने लगे। अब तक कानून बनाने में 1893 के अधिनियम से भाग लेने लगे, भाग तो 1861 से ही लेने लगे, लेकिन एक होता है ना कि आप बजट पर बहस कर सकते हो, इसके लिए वह 1893 में ही हुआ। लेकिन जो ये कानून बन रहा था, जब कार्य भी करने की बात आई, वह 1909 के एक्ट में हुआ।
आगे है, द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि द्वैध शासन जो बंगाल में लागू किए वो क्लाइव थे, लेकिन ये जो द्वैध शासन है यह अवधारणा सर लियोनिल कार्टिस का है। तो याद रखिएगा, लियोनिल कार्टिस ने सबसे पहले द्वैध शासन की शुरुआत की थी और बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था। आगे है, यहाँ पे हम देखते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। कब नियुक्त हुए? 1909 के भारत शासन अधिनियम, इसे हम पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। तो प्रथम कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पे नोट है कुछ, सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेज शासन करते थे, अब जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा है 1909 में, इतना वक्त बीत गया कि 1909 में पहले ऐसे भारतीय हैं जो इतने उच्च पद पर पहुंचे थे। इससे पहले किसी भी भारतीय को इतना ऊंचा पद नहीं मिला था, तो याद रखिएगा। यहाँ पे कांग्रेस के जैसे दो गुट थे, उग्रवादी और उदारवादी, उसके कुछ नेता दिए गए हैं। जैसे उदारवादी प्रमुख नेता कौन से और उग्रवादी प्रमुख नेता कौन थे? उदारवादियों में प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले थे। वहीं उग्रवादियों के प्रमुख नेता जिसे हम लाल बाल पाल और अरविंद घोष कहते हैं, तो लाल बाल पाल और अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष। तो ये प्रमुख हैं जो उग्रवादी नेता हैं और ये प्रमुख है जो उदारवादी नेता हैं। तो आप याद रखिएगा कि उग्रवादियों में आप याद रख लेंगे लाल बाल पाल और अरविंद घोष, इसके अलावा सब लगभग उदारवादी ही थे जो प्रमुख नेता थे। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि उदारवादी कांग्रेस के जो गुट हैं वो ब्रिटिश से प्रार्थना याचना कर रहे हैं कि नहीं हमें ये अधिकार दीजिए, ये दीजिए हमें, वो प्रार्थनाओं के द्वारा ये याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। आगे देखते हैं, शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध हैं। तो शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध हैं। ये आप फैक्ट याद रखिएगा, कभी ये न रख दीजिएगा भगत सिंह, यहाँ पे लाला लाजपत राय हैं शेर पंजाब। आगे है, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल, जिन्हें कभी कभी चिरोल भी कहते हैं, इंग्लिश में तो चिरोल ही लिखा होता है, तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ये अंग्रेज व्यक्ति थे। आगे है, वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा 1908 में दी गई थी। उनके इन्होंने अपने केसरी में कुछ कथन सरकार के विरुद्ध लिख दिए थे, उस पर उन पे कानून लगाया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा दे दी गई। इसीलिए भारत में 1907 के बाद लगभग जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो शिथिल पड़ गया था, क्योंकि महत्वपूर्ण नेता या तो अनुपस्थित थे या तो भारत से बाहर निकाल दिए गए थे कुछ और या फिर उन्हें कारावास की सजा दे दी गई थी, जिनमें उग्रवादी या गरम दल के नेता एक जो कि बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्हें 6 वर्ष की सजा दे दी गई और 1909 से लेके अब इसके आगे 6 वर्ष तक हो गया। और जब ये
1415 में लौट के आए तो 16 में इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया। तो तिलक जी ही थे। और इसमें जो एक उग्रवादी नेता अरविंद घोष थे, वो दक्षिण भारत चले गए और उन्होंने अध्यात्म धारण कर लिया था। तो उन्होंने राजनीति क्रांतिकारियों से संन्यास ले लिया। तो राजनीति से संन्यास किसने लिया था? अरविंद घोष ने। और ये श्री अरविंदो कहलाए। श्री अरविंदो, इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया जब बाल गंगाधर तिलक जेल चले गए और अन्य नेता अलग अलग जगह हो गए। लाला लाजपत राय विदेश चले गए तो बिखर गया गुट। उसी में अरविंद घोष दक्षिण भारत चले गए। उन्होंने एक मठ की स्थापना की और श्री अरविंदो कहलाए। तो आगे हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो उग्रवादी विचारधारा का अर्थ क्या होता है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। अर्थात अगर आप नहीं देंगे तो हम हड़ताल करेंगे, उसको छीनेंगे अपने अधिकारों को, ज़्यादा हम प्रार्थना याचना नहीं करेंगे। यह उग्रवादियों का तरीका था राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होने का या फिर अपनी मांगों को रखने का, या उनकी विचारधारा। आगे है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण गणपति उत्सव का अर्थ हुआ जिसमें कुछ भारतीयों को बुलाना, जो राष्ट्रवादी थे उनको बुलाना, और ये उत्सवों के माध्यम से चर्चा परिचर्चा करना, आगे की रणनीतियां तैयार करना। तो यह गणेश उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था महाराष्ट्र में। आगे है यहाँ पे दिल्ली दरबार की बात की गई है। भारत में कितनी बार दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था ब्रिटिश काल में? तो 3 बार। तीनों बार दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब कब? वर्ष 1877 में पहली बार, उस समय वायसराय लॉर्ड लिटन थे। दूसरी बार 1903 ईस्वी में, इस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। और तीसरी बार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में, जब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ये दिल्ली दरबार उस समय आयोजित हो रहे थे जब भारत में बड़े बड़े अकाल पड़ रहे थे। यही स्थितियों ने भारतीयों को और मजबूत किया कि हमारे देश में खाने को नहीं है और आप जगमगाहट में संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो 3 बार दिल्ली दरबार आयोजित हुए थे। कब कब? 1877 में, 1903 में और 1911 में। तो ये तीनों वर्ष आप याद रखिएगा। 77 में वायसराय लॉर्ड लिटन थे, 1903 में लॉर्ड कर्जन और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग। तो आज हमारा ये लेक्चर हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, जो कि मॉर्ले मिंटो सुधार और मुस्लिम लीग से संबंधित था। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।